हेलो एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिमिनिशिंग मुशारका के बारे में। मैं अपनी लास्ट वीडियोस में मुशारका के बारे में कंप्लीट जो है डिटेल में मैंने समझाया था और उसकी टाइप्स वगैरह भी समझाई थी मैंने। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ शरिया के बारे में मैंने बताया था। आज हम देखते हैं कि डिमिनिशिंग मुशारका के अंदर क्या डिफरेंशिएशन है। नाम देखिए क्या लिखा है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप जो है नाम पे गौर क्या करें। डिमिनिशिंग मुशारका यानी कि डिमिनिशिंग का मतलब यानी कि डिक्लाइन फेज में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि क्या है डिमिनिशिंग मुशारका। ठीक है जी, मुशारका आपको पता है कि शिरकत वगैरह होती है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है एक तरीके से। ठीक है जी, दो या दो से ज़्यादा लोग जो है आपस में मिलके जो है वो एक जॉइंट कमर्शियल एंटरप्राइज कायम करते हैं, जॉइंट ओनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, तो डिमिनिशिंग मुशारका के अंदर क्या है जी। इन डिमिनिशिंग मुशारका द फाइनेंशियर एंड द क्लाइंट पार्टिसिपेट ईदर इन जॉइंट ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी और एन इक्विपमेंट और इन अ जॉइंट कमर्शियल एंटरप्राइज। डिमिनिशिंग मुशारका के अंदर फाइनेंशियर होता है एक और एक होता है जी क्लाइंट। लेट से कि फाइनेंशियर को मैं कह देता हूँ कोई भी इस्लामिक बैंक हो गया। ठीक है जी, क्लाइंट को मैं कह देता हूँ कोई भी कस्टमर हो गया, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ। अब एग्जाम्पल समझ लें कि किस तरीके से जो है वो सारी कहानी हो रही है। मैं जो है वो एक कस्टमर हूँ। ठीक है, मुझे लेट से एक गाड़ी चाहिए। ठीक है, अब मैं जो है वो किसी बैंक के पास जाऊंगा, किसी इस्लामिक बैंक के पास जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि भाई मुझे एक गाड़ी खरीदनी है जिसकी कुल मालियत है 1 लाख रुपए। ठीक है जी, और मेरे पास इस वक्त मौजूद है 30,000 रुपये। ठीक है, तो बड़ा मेहरबानी मेरे साथ जो है वो मुशारका कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, और 70,000 रुपये आप दीजिए, 30,000 मैं देता हूँ, तो मुझे वो गाड़ी खरीदनी है। ठीक है, तो वो दोनों आपस में जो है यानी कि फाइनेंशियल यानी कि इस्लामिक बैंक और क्लाइंट यानी कि मैं 30,000 रुपये दूंगा, वो 70,000 रुपये देगा, हम वो एक पर्टिकुलर जो है वो आपका जो गाड़ी है वो ख़रीद लेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि ओनरशिप दोनों की है। इसके अंदर डिमिनिशिंग मुशारका का नाम ये यूँ रखा गया है क्योंकि इसके अंदर जो फाइनेंशियल है यानी कि जो बैंक है उसकी जो ओनरशिप है वो डिक्लाइन होती है। यानी कि डिक्लाइन इन द सेंस कि मैंने 30,000 रुपये तो उस गाड़ी में जो है वो ख़रीदने के लिए लगा दिए, बाकी जो 70,000 जो बैंक ने दिए हैं मैं वो ग्रेजुअली पीरियोडिकली ओवर टाइम जो है वो बैंक से जो है खरीदूंगा। लेट से कि अगर 70,000 रुपये बैंक ने दिए हैं तो मैं 7 महीने के अंदर 10,000 रुपये करके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यूनिट्स निकालने का मेथड और पूरी कैलकुलेशन इसकी अलग तरीके से होती है। ठीक है जी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट से कि 70,000 रुपये बैंक ने दिए तो मैं 10,000 रुपये दे के 7 महीने तक बैंक से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ओनरशिप अपनी तरफ जो है वो ट्रांसफ़र कर लूँगा। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल दे रहा था क्योंकि इसके अंदर जो है वो जो यूनिट खरीदा जाता है वो बेसिकली उस टाइम की मार्केट वैल्यू के हिसाब से खरीदा जाता है। लेट से कि अगर 1 लाख रुपए की आपने खरीदी है तो बैंक अगर वो गाड़ी की मालियत बढ़ गई है, ठीक है जी, तो उस टाइम पे जो गाड़ी की मार्केट वैल्यू होगी उस हिसाब से जो है एक एक यूनिट जो है वो हम सेल एग्रीमेंट के थ्रू जो है करेंगे। तो ये बहुत डिटेल में जो है वो आपको समझना पड़ेगा सही तरीके से। मैं आपको एज एन ओवर तौर पे जो है अभी समझा रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर होगा क्या कि यूनिट जो है वो आपने ग्रेजुअली जो है परचेज कर लेंगे और अपनी तरफ जो है वो पूरी गाड़ी जो है वो कर लेंगे 7 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, जो भी है। ग्रेजुअली होता क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर जब आप भी एग्रीमेंट करते हो डिमिनिशिंग मुशारका का फाइनेंशियर के साथ, क्लाइंट के साथ, तो आपको बताया जाता है कि भाई इतनी मुद्दत होगी। लेट से कि एक साल होगा तो 1 साल के अंदर आपने जो है वो मुझे जो है वो मेरी जो है वो एक प्रॉमिस कर देता हूँ मैं आपसे कि भाई मैं आपसे जो है ये यूनिट खरीद लूँगा, अंडरटेकिंग दे देता हूँ। इसके अंदर होता क्या है, अच्छा मुझे यूज़ करनी है गाड़ी ना, तो हमने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करा फाइनेंशियर में और मैंने हमने गाड़ी खरीद ली। अब मुझे गाड़ी को यूज़ भी करना है। 70% जो मालिक बैंक है, फाइनेंशियर है, और 30% मेरा है। तो मैं क्या करूँगा, 30% तो मेरे पास अपनी मालियत जो जो मैंने खरीदी है 30,000 रुपये देके, तो 30% मालिक तो उस गाड़ी का मैं हूँ। बाकी जो 70,000 रुपये गाड़ी का मालिक है वो है बैंक। तो मैं बैंक से क्या इस्लामिक बैंक से क्या बोलूँगा भाई 70,000 रुपये के एवज मैं आपको जो है वो मंथली रेंट देता रहूँगा। ठीक है जी, मंथली रेंट मतलब कि अभी आपके पास 7 यूनिट है यानी कि 70,000 रुपये अगर आपके पास आपने ओन किए हुए, तो मैं आपको इस महीने जो है वो जैसे ही हमने जो है गाड़ी खरीदी तो मैं आपको जो है वो 70,000 के एवज में जो है वो आपको रेंट देता हूँ। ठीक है जी, अगला महीना 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद मैंने जो है 10,000 रुपये दे के 1 यूनिट जो है बैंक से खरीद लिया। ठीक है जी, बाद में बचे 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट बचे तो मैं अब 6 यूनिट का किराया दूंगा, 1 यूनिट कम कर लूँगा क्योंकि वो मेरी ओनरशिप में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम जो है डिमिनिशिंग मुशारका एक कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो देखते हैं। इसकी बहुत सारी शराइत होती हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे के, यानी कि जो हमने सबसे पहले जो हमने एसेट खरीदा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। ठीक है जी, और साथ में जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं यानी यूनिट जो सेल कर रहे हैं, यूनिट सेल भी कब होंगे,
या तो हम म्यूचुअली एग्रीड जो है वो बात कर लें सेलिंग प्राइस जो है, और हर यूनिट को बेचते वक्त मार्केट वैल्यू देखी जाएगी, ठीक है जी। या तो हम आपस की म्यूचुअली जो है वो प्रेफर ये करा जाता है कि भाई आप जो है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है वो सेल करें, लेकिन आपस की क्लाइंट के फाइनेंशियर की जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बतौर भी जो है वो ख़रीदा और फरोख्त की जा सकती है उस पर्टिकुलर यूनिट की, ठीक है जी। हर महीने का जो आप यूनिट बेचोगे तो उसका एग्रीमेंट जो है वो अलग होगा, ठीक है जी। तो 3 अलग अलग एग्रीमेंट होंगे और तीनों जो है इंडिपेंडेंट होंगे, एक एग्रीमेंट दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताई। द शेयर ऑफ द फाइनेंशियल इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है जी। जो फाइनेंशियल का जो 17,000 रुपये का है वो नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड होगा। वो किस तरीके से होता है उसका मेथड अलग है, उसके लिए मैं आपको एक मखसूस नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स वगैरह निकाले जाते हैं, सब चीज़ें, ठीक है जी। द क्लाइंट परचेजेस दिस यूनिट ऑन बाय वन पीरियोडिकली, यानी कि जो क्लाइंट परचेज करेगा यूनिट्स एक बाय एक करके जो है पीरियोडिकली जो है वो परचेज करेगा, ठीक है जी। अंटिल ही बिकम्स द सोल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कमर्शियल एंटरप्राइज, जब तक कि वो पूरा मुकम्मल तौर पे उस प्रॉपर्टी को ओन नहीं करता। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन डिक्लाइनिंग ओनरशिप ऑफ द फाइनेंशियर। डिमिनिशिंग मुशारका का मतलब यही है कि डिक्लाइनिंग ओनरशिप ऑफ द फाइनेंशियर, ठीक है जी। 3 कंपोनेंट्स डिमिनिशिंग मुशारका के याद रखिएगा। ज्वाइंट ओनरशिप होती है बैंक की और कस्टमर की। सबसे पहले एसेट खरीदा हमने, ठीक है जी। कस्टमर एज अ लीजी यूजेस द शेयर ऑफ द बैंक। बैंक जो होता है इस्लामिक बैंक वो लेसर कहलाता है और जो कस्टमर होता है वो लीजी कहलाता है, ठीक है जी। तो कस्टमर एज अ लीजी यूज करेगा शेयर ऑफ द बैंक का, रेंट पे जो है वो रेंट देगा और उसके शेयर को जो इस्तेमाल करेगा। रिडेम्पशन ऑफ द शेयर ऑफ द बैंक बाय द कस्टमर, जब रिडेम्पशन की बात आती है यानी कि ग्रेजुअली डिक्रीज, यानी यूनिट परचेज कर रहा है और बैंक का शेयर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है वो समझ लें। तो भाई अब ये देखें, ये मोड ऑफ फिक्स एसेट फाइनेंसिंग डिमिनिशिंग मुशारका के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं फिक्स एसेट आप कह सकते हैं फाइनेंसिंग के अंदर, वो ये 3 ज़्यादातर होते हैं। यानी कि हाउस फाइनेंसिंग ज़्यादा होती है, लोगों को घर ख़रीदना होता है तो इस्लामिक बैंक के साथ जो है वो मुशारका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या गाड़ी ख़रीदनी होती है, ठीक है जी, या कोई प्लांट मशीनरी उनको ख़रीदनी होती है। जो भी जितनी भी फिक्स एसेट है, जितनी भी बड़ी मालियत की चीज़ें होती हैं तो वो जो है वो ज़्यादातर जो है वो की जाती हैं। ये कोई भी ऐसा फिक्स एसेट जो कि हलाल है, ठीक है जी, तो वो जो है वो उसमें जो है वो फाइनेंसिंग की जाती है। डिमिनिशिंग मुशारका जो है वो इसी कॉमनली यूज़ होता है इन सारी जो है वो पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि इसका प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस का कि देखें जी, सबसे पहले कस्टमर आता है बैंक के पास, इस्लामिक बैंक के पास, और उसको बोलता है कि भाई रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे जो है किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा चाहिए, यानी मशीन वगैरह खरीदनी है, या मुझे कोई इक्विपमेंट खरीदनी है, किसी प्रोजेक्ट में लगाना है, या कोई हाउस खरीदना है, ठीक है जी, या मुझे हाउस में फाइनेंस करना है, ठीक है जी। तो बैंक क्या करता है, एक मुशारका कॉन्ट्रैक्ट के तहत यानी ज्वाइंट ओनरशिप के तहत जो है एग्रीमेंट करता है कस्टमर के साथ, और दोनों जो है वो एक पर्टिकुलर अपना अपना शेयर जो है, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे एग्जाम्पल में कि 1 लाख की गाड़ी थी तो उन्होंने जो है वो 30,000 जो है कस्टमर ने दिए और 70,000 जो है वो बैंक ने दिए। तो इसी तरीके से जो है कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट हो सकता है, जितना कस्टमर के पास होता है कस्टमर उतना देता है, जितना बैंक के पास होता है बैंक उतना देता है। एंड बोथ ऑफ देम पे देयर रिस्पेक्टिव शेयर टू द सेलर ऑफ द एसेट, यानी कि हम दोनों ने पैसे आपस में मिला के और जो है वो जो चीज़ लेट से कि गाड़ी खरीदना है या घर खरीदना है तो जो घर का मालिक होगा उसको हमने पैसे देके वो चीज़ जो है वो खरीद ली, ठीक है जी। अपॉइंट ज्वाइंट ऑपोजिशन ऑफ द एसेट क्लाइंट एंड बैंक एंटर्स द लीज पेमेंट एग्रीमेंट थ्रू विच बैंक लीजेस इट्स शेयर इन द एसेट टू द क्लाइंट। उसके बाद क्या होता है जी, अब उसको यूज़ भी करना होता है जो कस्टमर होता है उसको। तो बैंक क्या करता है, बैंक के तो किसी काम करनी, बैंक क्या कहता है, बैंक कहता है जैसे हमारा जो है वो एक्विजिशन हो जाता है एसेट का, यानी कि हमने एसेट को जो है वसूल कर लिया होता है, हासिल कर लिया होता है, तो क्लाइंट और बैंक यानी कि इस्लामिक बैंक और कस्टमर आपस में मिलकर एक लीज पेमेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसके अंदर बैंक जो है वो लीज करता है। ये इजारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसी को कहते हैं, ठीक है जी। जो बैंक जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है डिमिनिशिंग मुशारका में, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, लीज करता है उस पर्टिकुलर एसेट को जो भी उसका शेयर है उसके अंदर, और उसके बदले जो है वो रेंट पे जो है वो कस्टमर को देता है यूज़ करने के लिए, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ हो जाती है। यहाँ पर आपके सामने डायग्राम है, देखें ये डायग्राम के जो यहाँ पे देखें रेंट कस्टमर दे रहा है रेंट बैंक को, किस मद में दे रहा है कि जो कि कस्टमर इस्तेमाल कर रहा है उसका शेयर, जो कि मैंने आपको बताया 70,000 अगर उसका शेयर था और 30,000 कस्टमर का था। कस्टमर का शेयर तो उसने अपना खुद ओन किया हुआ है तो उसको रेंट देने की जरूरत नहीं है, उस पर जो 70,000 दे उस पर जो है वो ये जो है वो रेंट देगा बैंक को, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं आगे, अब ये हो गया। तो भाई देखें इसके बाद क्या होगा कि जो क्लाइंट है यानी कस्टमर है वो प्रॉमिस करेगा परचेज करेगा बैंक का शेयर, क्योंकि भाई हो सकता है कि उस चीज़ की जो है वो जो आप कह सकते हैं रीसेल वैल्यू है, या कुछ भी हालात हो सकते हैं कि भाई वो चीज़ की वैल्यू हमने खरीदी 1 लाख रुपए की और 2 महीने के बाद जो है वो मालूम पड़ा जी उसकी कीमत हो गई आधे से भी कम, तो नुकसान हो जाएगा इसके अंदर बहुत। तो
बैंक को जो है वो एक प्रॉमिस होना चाहिए कि भाई एक कस्टमर प्रॉमिस करे बैंक से कि भाई मैं जो है ये ग्रेजुअली इसके यूनिट जो है खरीदूंगा। ये प्रॉमिस जो है वो यूनिलैटरल होना चाहिए और अंडरटेकिंग टू परचेज होना चाहिए, यानी कि एक अंडरटेकिंग के तहत जो है वो जो प्रॉमिस है वो कस्टमर करता है बैंक के साथ। ठीक है जी। क्लाइंट प्रॉमिस टू परचेज बैंक शेयर यूनिट ओवर द टेन्योर ऑफ ट्रांजैक्शन विद द हेल्प, एक ट्रांजैक्शन का टेन्योर सेट किया जाता है। ठीक है जी। लेट्स से कि 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, विद द हेल्प ऑफ अ यूनिलैटरल अंडरटेकिंग टू परचेज। ठीक है जी। कस्टमर पेज करता है रेंट फॉर द यूज ऑफ द बैंक शेयर इन द प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी आपको बताया कि रेंट पे कर रहा है, जो भी लीज जो है वो लीज पे दिया है उसने अपना शेयर। ठीक है जी। क्लाइंट परचेज द यूनिट्स एवरी मंथ वाया सेपरेट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एवरी मंथ एंड इवेंचुअली बिकम्स द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो कस्टमर होता है वो परचेज करता है यूनिट को हर महीने के हिसाब से। ठीक है जी। लेट्स से कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल को हमने डिवाइड कर देना है। लेट्स से कि 12 को मैं कह देता हूँ कि भाई मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, क्योंकि 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 2 साल के अंदर 2 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल के अंदर आपके 24 महीने होंगे। ठीक है जी। तो 24 महीने के हिसाब से जो है हर महीने की जो है वो निकाली जाती है। मैं आपको इसी वीडियो में जो है बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो आप सारी चीज़ें जो है वो निकालते हैं इसके अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा डिमिनिशिंग मुशारका का प्रोसेस। अब मैं आपको कैलकुलेशन पे ले जा रहा हूँ जहाँ पे आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है यूनिट निकाले जाते हैं, किस तरीके से जो है वो इसके अंदर शेयर वगैरह डिसाइड किया जाता है। ठीक है। तो आइए चलिए। तो भाई ये देखिए, ये एक एग्जांपल है जिसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊँ कि किस तरीके से जो है डिमिनिशिंग मुशारका जो है वो होता है। एमोर्टाइजेशन टेबल अगर आपने पढ़ा हो तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है ये भी होता है। ठीक है जी। प्रीटी मच उसी से रिलेटेड है। तो आप देखें यहाँ पे एक इजी होम बायर है। ठीक है जी। एक घर है जो कि जिसकी मालियत है 10 लाख रुपए। कस्टमर चाहता है कि मैं उसको जो है वो बाय कर लूँ, तो कस्टमर के पास पैसे हैं 4 लाख रुपए। वो जाएगा बैंक के पास और बैंक को बोलेगा कि जी मेरे पास 4 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए का घर मिल रहा है, प्लीज़ मुझे 6 लाख रुपए दीजिए और साथ में मेरे साथ जो है मुशारका कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो बैंक जो है वो साथ में मिलकर मुशारका कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसके साथ और 10 लाख रुपए का जो है वो एक घर खरीद लेंगे, जिसके अंदर जो 40% है जो शेयर है वो कस्टमर का होगा और 60% जो है वो बैंक का होगा। कभी आपको शेयर नहीं नज़र आ रहा हो यहाँ पे, तो आपको सिंपल एग्जांपल दी हुई, कहीं भी कोई भी टिपिकल जो है वो ऐसा हो सकता है, कोई भी लेट्स से कि कोई भी जो है अमाउंट हो सकता है जो कि राउंड फिगर में नहीं हो, तो प्रॉब्लम होता है आपको कैलकुलेट करने में। तो बहुत ही आसान है किस तरीके से जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो लेट्स से कि अभी 4 लाख अगर आपसे पूछा जाए कि बैंक कस्टमर का शेयर कितना है, तो 4 लाख को डिवाइड कर देगा आप आपके 10 लाख से, तो आपके पास जो है 0.4 मल्टीप्लाई कर देगा 100 से, तो आपके पास पता चल जाएगा कि 40% शेयर जो है वो इस कस्टमर का। इसी तरीके से बैंक का शेयर है 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो 60% जो है आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो बैंक का शेयर है। ठीक है जी। यहाँ तक तो बात क्लियर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट रेट जो है इन्होंने दिया हुआ है। अभी प्रॉफिट रेट को मैं कहता हूँ आप इग्नोर कर दें। ठीक है ना। तो इसके अंदर होगा क्या कि यहाँ पर अब हमको चाहिए कि टोटल यूनिट कितने होंगे। टेन्योर दिया हुआ है यहाँ पे 5 साल का। ठीक है जी। 5 साल का जो हमने टेन्योर सेट किया है, यानी कि मैंने आपको बताया कि मंथली बेसिस पे जो है वो पेमेंट होगी। ठीक है जी। तो 5 साल होते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, तो हमारे पास आ जाएगा 60। टोटल यूनिट्स कितने होंगे 60, यानी कि मंथली पेमेंट कितनी होंगी 60। टोटल यूनिट्स जो डिवाइड किया है हमने, ये बैंक की 6 लाख की रकम को हमने जो डिवाइड किया है कि किस तरीके से जो है वो ये कस्टमर खरीदेगा ग्रेजुअली। ठीक है जी। मंथली हिसाब से खरीदेगा, तो मंथली जो है वो बिल्कुल फिक्स होती है, मंथली ही खरीदी जाती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। तो 6 लाख को इसने जो है वो इसने 60 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो मंथली आई 60 जो है वो टोटल यूनिट्स है। ठीक है जी। एक यूनिट की जो सेल प्राइस है वो कैसे निकली कि जो बैंक का शेयर था 6 लाख, उसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो आ जाएगा 10,000। तो यहाँ तक आपने बात जो है वो समझनी है, यानी कि एक जो शेयर है, एक यूनिट जो है वो खरीदेगा कस्टमर बैंक से पर मंथ के हिसाब से, यानी कि 10,000 रुपये देगा। ठीक है। जो यूनिट प्राइस है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेंट की, कि जब जो यूज़ कर रहा है इसके एसेट को, ये कस्टमर जो है वो बैंक के एसेट को यूज़ भी तो करेगा ना, तो 6 लाख रुपए पे जो रेंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इस बात को भी देखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर 4 लाख का जो शेयर है, यानी 40% शेयर है, वो तो इसकी कस्टमर की अपनी खुद की मलकियत में है। ठीक है। बाकी जो 6 लाख है जो कि इसको यूज़ करना चाह रहा है, ये रेंट पे जो है वो 6 लाख रुपए के ऊपर जो है वो रेंट का एग्रीमेंट करेगा, लीज एग्रीमेंट करेगा। ठीक है जी। जिसको इजारा कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर जब 6 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो है वो 6 लाख रुपए का जो है वो इसका अपना जो बैंक का शेयर है इसके ऊपर जो है वो रेंट पे करेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 6 लाख। अब 6 लाख को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट रेट जो है आपको दिया होगा, लेट से यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि 8.50% जो है वो प्रॉफिट रेट होगा। ठीक है। तो 6 लाख को जो है वो
क्या करेंगे यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करेंगे 8.5% से और डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि मंथली पेमेंट्स जो है वो एक साल के अंदर 12 होती हैं, तो 12 से जो है डिवाइड कर देंगे। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 4250 जो है और मंथ का रेंट आएगा। ठीक है जी, पहले मंथ का। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे ही पहला महीने का देंगे तो 4250 रुपये रेंट, साथ में 10,000 रुपये जो है यूनिट प्राइस के, जो कि वो ओन कर रहा है। टोटल मंथली पेमेंट हो जाएगी 14,250। बैलेंस यूनिट प्राइस जो है वो 10,000 कम हो जाएगी, क्योंकि पहले 6 लाख थी, 10,000 का हमने खरीद लिया। ठीक है ना, तो अब रिमेनिंग कितना रह गया 5,90,000। और बैलेंस यूनिट एक यूनिट हमने जो है वो कस्टमर ने खरीद लिया, तो अब हो जाएंगे 59 यूनिट। तो अब जो है वो 59 यूनिट पे जो है वो लगेगा। ठीक है, तो भाई अब बैंक के शेयर रह गया 5,90,000। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 5,90,000 को डिवाइड करेंगे हम 8.5% से। ठीक है, और हम डिवाइड कर लेंगे इसको 12 से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे पास 4179 जो है वो आ जाएगा। क्या है कि हमने 5,90,000 को मल्टीप्लाई कराया 8.50% से और डिवाइड कर दिया 12 से, तो उसके बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा अगले महीने का जो रेंट आएगा, क्योंकि अगले महीने का रेंट 59 यूनिट पे बेस होगा। ठीक है जी, तो आएगा 4179। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 10,000 हमारा यूनिट प्राइस जो है फिक्स है, हमने यहाँ निकाला हुआ था। ठीक है, तो 14,179 आ जाएगा। 5,80,000 जो है हमारा, क्योंकि 10,000 का हमने दूसरा वाला भी जो है यूनिट परचेज किया। टोटल परचेज से 60 हमने जो है वो 2 परचेज किए, तो कितने में गए 58। ठीक है जी, और 10,000 से जो है वो हमने 2 शेयर खरीद लिए, तो 6 लाख में से माइनस किया हमने 2 लाख, 6 लाख में से 5,80,000 जो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है वो हम सारा ग्रेजुअली जो है वो इसको करते रहेंगे, और हमारे पास जब तक ज़ीरो जो है वो बैलेंस यूनिट प्राइस नहीं आ जाता तब तक जो है वो हम इसको करते रहेंगे। तो इस तरीके से जो है वो एक आप कह सकते हैं एमोटाइजेशन टेबल जो है वो इसका बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो डिमिनिशिंग मुशारका के अंदर जो है वो कैलकुलेशन की जाती है। इस तरीके से जो है यूनिट्स निकाले जाते हैं। और जो इसका मैंने आपको एग्रीमेंट बताया, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी एग्रीमेंट आप कर रहे हैं वो सारे जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, एक दूसरे से अलग होने चाहिए एक दूसरे से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जैसे कि एक जॉइंट ओनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है, या दूसरा लीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, या तीसरा जो है वो परचेज करने का यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट एक ही एग्रीमेंट में नहीं बने होने चाहिए, तीनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तीनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है जी, कि एग्जीक्यूशन एक की जो है वो मुतासर करे दूसरे के एग्जीक्यूशन को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तीनों जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो जी ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे चैनल पे नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।